हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे थे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट? सो वी वर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड इन सो फार आई हैड टॉट यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट? एंड मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी डाला है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। एंड अंटिल अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स हम्बल एडवाइस कि आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जो हमारे CMA इंस्टीट्यूट के मैथ का है, राइट? इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं और एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, जो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, राइट? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, राइट? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सी, we are being asked to calculate the working capital required, right, of a company. Say for example DSCI, Deepak Sharma's Educational Institute, say for example it's a company and उसका working capital requirement हमें जानना है, right? So we are being given certain information, ठीक है? जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि 400 यूनिट वो लोग प्रति महीने सेल करते हैं, राइट? तो पर एनम कितना हो गया? 4800 यूनिट्स, राइट? और एक यूनिट को वो लोग सेल करते हैं 600 रुपये पे, ओके? सो रॉ मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट दिया है, पैकिंग मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड 4,30,000 रुपीज, 32,000 रुपीज पर मंथ पर एनम, राइट? तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? सो आई एम राइटिंग हियर कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल required, right? We got to find out working capital required, let's say for company DSEI, okay? So सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। we have here particulars, right? computation and finally we have amount column, okay? So here current asset, right? So let's start. So first we have stock of raw material. In current asset we have stock of raw material. क्वेश्चन क्या है? जो रॉ मटेरियल है वो 180 रुपीज़ पर यूनिट का आता है, राइट? मैंने बोला 180 रुपीज़ पर यूनिट अगर आता है, ठीक है? और पर मंथ आप सेल कर रहे हो 400 यूनिट्स, ठीक है? तो पर एनम कितना सेल कर दिया? इतना, ठीक है? तो पर एनम आपको जो पर एनम आपको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितने का होगा? इतने का रिक्वायरमेंट होगा। एंड हमें बोला गया कि कितने दिनों का रॉ मटेरियल आपके पास स्टॉक में होना चाहिए? 30 डेज़ का, राइट? तो 30 डेज़ का जो रॉ मटेरियल है आपके पास स्टॉक में होना चाहिए। मैंने बोला ये कितने डेज़ का है? ये है हमारा 300 डेज़ का, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 ईयर को आप 300 डेज अज्यूम करो। तो मैंने बोला ये 300 डे अगर से मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये पर डे का आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा 30 डे, तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा? मेरा 30 डेज़ का रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा, राइट? तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 180 इंटू 4800 डिवाइड बाई 300 इंटू 30, 86,400। we have 86,400 as the stock of raw material, right? अब आते हैं stock of packing material। क्वेश्चन में पैकिंग मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी दी गई है और वो कितना है? 60 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है? तो पर मंथ हम लोग कितना सेल कर रहे हैं? 400 यूनिट। पर ईयर में इतने का हमको स्टॉक ऑफ पर एनम में हमें जो है इतने का पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 300 से तो पर डे का पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आ गया। इसे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 डेज से तो हमें स्टॉक पता चल जाएगा, राइट? 400 इंटू 12 डिवाइड बाई 300 इंटू 15, ये 14,400, राइट? 14,400 रुपये का स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल हमें हमारे पास होना चाहिए, राइट? अब हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैंने आप लोगों को एक और कंसेप्ट लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, राइट? और वो कंसेप्ट क्या था कि क्वेश्चन में अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं मौजूद है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लैक करती है कि वर्किंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं पता है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे जो हमारा मटेरियल है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? 100%। यानी कि अजम्पशन ये होगा कि प्रोसेस के स्टार्ट में, राइट, प्रोडक्शन के स्टार्ट में ही सारा मटेरियल जो है हमें मशीन के अंदर डाल देते हैं, राइट? एंड ग्रेजुअली क्या होता है, उस पर प्रोसेस होता है।
प्रोसेस होता है तो ग्रेजुअली उसके ऊपर लेबर काम करता है, एंड देन ओवरहेड इनकर होता है, राइट। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रोसेस होता रहेगा लेबर एंड ओवरहेड का इंक्रेशन वैसा होता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे खर्च होते रहेंगे। लेकिन मटेरियल का जो कंजम्पशन है, मटेरियल का जो खर्च है वो स्टार्ट में ही हो जाता है, इनिशियल स्टेज में ही हो जाता है, राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% है, क्योंकि मटेरियल में लगने वाले सारे खर्च स्टार्ट में ही हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ लेबर एंड ओवरहेड के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो 50% कंप्लीट है, राइट। तो उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, 50%। तो हम लोग यहाँ पे वही वो फंडे को यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमें मेंटेन करना है 7 डेज का, ठीक है। मैंने उसमें बोला स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड भी होगा। मटेरियल देखो कितने का आता है, 180 रुपीज़ पर यूनिट का आता है, राइट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 400 से, तो ये पर मंथ का आ जाएगा, राइट। पर मंथ में डेज कितना है बताओ, चलो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, डेसिमल का आने का चांसेस नहीं होगा। तो ये मेरा पर एनम आ गया, पर एनम मटेरियल का कॉस्ट आ गया, राइट। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 300 से, तो पर डे क्या आ जाएगा, और 7 डे के लिए कितना होगा, ठीक है, मटेरियल ये हो गया। देन लेबर एंड ओवरहेड के लिए, लेबर के लिए मेरा लेबर कॉस्ट कितना है, मेरा लेबर कॉस्ट है अब 90 रुपीज़ पर यूनिट, एंड ओवरहेड है 30 रुपीज़ पर यूनिट, प्लस इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी है। तो फिक्स्ड ओवरहेड मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4,32,000 इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द एंटायर ईयर। अगर मैं इसे अब्जॉर्व करवा दूँ 4,800 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट आता है 90 रुपीज़, राइट, आता है 90 रुपीज़। इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50% से, सिंस डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 50%, राइट। और अगर 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 इसे मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं किससे बोलो, 4,800 यूनिट से, तो ये पूरे साल का लेबर कॉस्ट आ गया, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देते 300 से, मल्टीप्लाई कर देते 7 से, तो 7 डेज़ का लेबर कॉस्ट आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी 4,800 डिवाइड बाई 300 इंटू 7, राइट। देखो कितना आता है, 180 इंटू 4,800, राइट, डिवाइड बाई 300 इंटू 7, it gives to 20,160. 90 into 50% into 4,800 divided by 300 into 7, 5040, right. 120 into 50% into 4,800 divided by 300 into 7, it comes to 31,920, right. तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो है 31,920 का आ गया, राइट। अब फ्रेंड्स हमारा जो करंट एसेट में जो तो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट आइटम है हमारे करंट एसेट में वो क्या होगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और आपको पता है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, टोटल कॉस्ट पे होगा, राइट। मतलब कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर, 180 रुपीज़ है हमारा। देखो 180 रुपीज़ है हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट, पैकिंग मटेरियल है 60 पर यूनिट, है ना। एंड हमारा डायरेक्ट लेबर है 90 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 30 पर यूनिट, ओके। एंड हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो अगर अब्जॉर्ब करवा दूँ 4,30,000 यूनिट्स को, टोटल 4,800 यूनिट पे, ये कैसे आ रहा है पता है। तो पूरे साल भर में मैं 4,800 यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करता हूँ। तो अगर मैं इसको फिक्स्ड ओवरहेड को अब्जॉर्ब करवा दूँ 4,800 यूनिट पे, तो कितना आता है पर यूनिट, ये आता है आपका 90 रुपीज़ पर यूनिट। तो मैं इसे 90 लिख दे रहा हूँ, ओके 90। और अगर आप इसे टोटल करो इट कम्स टू 180 प्लस 450 रुपीज़, ओके 450 रुपीज़ पर यूनिट आता है। एंड आप पूरे साल भर में कितने यूनिट सेल करते हो, 4,800, राइट। लेकिन ये कितने डेज में आ गया, 300 डेज में इतना सेल करते हो, इतने का गुड्स आप सेल करते हो, ठीक है, इतने के कॉस्ट के गुड्स आप सेल करते हो। तो अगर मैं कितने का फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूँ, 200 यूनिट के लिए, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बोला गया कि जो स्टॉक मेंटेन होगा वो कितने यूनिट के लिए होगा पता है, 200 यूनिट्स के लिए होगा। तो टेल मी वन थिंग, ये जो 450 रुपीज़ है ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 1 यूनिट। एंड 4,800 यूनिट में पूरे साल भर में सेल करता हूँ। तो मुझे बताओ ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितने यूनिट्स के लिए आ रहा है, 4,800 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट आ रहा है, राइट। और अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 200 से, तो मुझे 200 यूनिट के लिए जो कॉस्ट पता नहीं चल जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेंटेन करना है 200 यूनिट के लिए, राइट। तो मैंने कॉस्ट पहले निकाल लिया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकाल लिया टोटल 4,800 यूनिट्स के लिए। अब 4,800 का अगर मैंने कॉस्ट निकाल लिया, उसे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 4,800 यूनिट से, तो मुझे पर यूनिट का कॉस्ट निकल गया, राइट, जो कि इतना ही होगा। और इसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 200 यूनिट के साथ में, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 90,000, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसके
जो स्टॉक है वो 200 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा एंड उसका कॉस्ट कितना है 90,000, राइट। तो इतना हमारा करंट एसेट के अंदर में अभी तक आइटम्स है। अब जो नेक्स्ट आइटम आ रहा है वो डेटर है, राइट। क्वेश्चन में मैं बता दूँ, क्वेश्चन कह रहा है दैट 80% जो सेल होता है हमारा वो क्रेडिट पे होता है एंड 20% सेल जो होता है वो कैश पे होता है, राइट। तो मैं बोलता हूँ अगर पूरे साल के अंदर मैं 4800 यूनिट्स में सेल करता हूँ एंड ये अगर 80% जो है क्रेडिट पे होता है तो मेरा डेटर में अटका हुआ पैसा इन्हीं 80 में होगा, राइट। तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस अगर 60 है तो बताओ ये कितने दिनों में सेल कर रहा हूँ, 300 डेज के लिए, राइट। अगर 300 डेज में मैं इतने का सेल कर रहा हूँ तो एक दिन में कितने का सेल कर रहा हूँ पता चल गया, राइट। अब मुझे बोलता है कि जो मैं डेटर को अपने डेटर को जो क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूँ वो 30 डेज, राइट। मतलब ऑन एन एवरेज 30 डेज का डेटर मेरा होता है, राइट। तो मैंने पता लगा लिया कि डेटर में मेरा पैसा कितना अटकेगा, 4800 यूनिट इंटू 80% करने से मेरा क्रेडिट यूनिट आ गया, राइट। जो सेल होगा क्रेडिट पे सेल होगा 3840 यूनिट्स मेरा क्रेडिट पे सेल होगा। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 600 यूनिट 600 रुपीज़ से जो कि सेलिंग प्राइस है तो क्रेडिट सेल आ गया, राइट। इसे डिवाइड कर देता हूँ 300 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 से, तो 2,30,400 रुपीज़ मेरा आ रहा है, 2,30,400 रुपीज़ मेरा आ रहा है, राइट। और इसको अगर मैं टोटल सम कर दूँ, राइट, मैंने बोला था आप लोगों को ये अगर टोटल सम कर दूँ, टोटल ऐड कर दूँ तो क्या आ जाता है मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, राइट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट, और सारे करंट एसेट को ऐड करने के बाद में मेरे करंट एसेट में इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारे करंट एसेट को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 90,000, 920, 14,400, 86,400, इट कम्स टू 4,53,120 रुपीज़, राइट। ये मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। अब फ्रेंड्स सिंस मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का जो टोटल है वो टोटल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट। वो और हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का टोटल था कितना 4,53,120 रुपीज़, राइट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वी हैव। अब इसमें से हम लोग लेस करना पड़ेगा व्हाट, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट लाइबिलिटी हमें लेस करना पड़ेगा। तो देखो करंट लाइबिलिटी में पहला आइटम आ रहा है क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर फॉर व्हाट, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल एंड क्रेडिटर फॉर पैकिंग मटेरियल। आपको पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास दो तरह के मटेरियल थे, एक तो रॉ मटेरियल था और एक पैकिंग मटेरियल था, और दोनों ही हम लोग क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, राइट। तो मैंने बोला रॉ मटेरियल पर यूनिट कितने का आता था, रॉ मटेरियल पर यूनिट आता था 180 रुपीज़ का, एंड पैकिंग मटेरियल कितने का आता था 60 रुपीज़ पर यूनिट का आता था, ठीक है। ये 180 रुपीज़ पर यूनिट रॉ मटेरियल आता था एंड 60 रुपीज़ पर यूनिट आता था मेरा पैकिंग मटेरियल। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4,800 यूनिट से तो ये मेरा हो गया ना वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज फॉर एंटायर 4,800 यूनिट। तो ये मैं कितने दिनों में ये परचेस करता हूँ, 300 डेज के लिए मैं परचेस करता हूँ, राइट। और मेरा जो क्रेडिटर है वो मुझे एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउ कितना करता है, मुझे कितने दिनों के लिए उधार पे देता है सामान, 21 डेज के लिए उधार पे सामान देता है, राइट। तो अगर मैं निकालूँ मेरा क्रेडिटर तो उसका आता है वैल्यू 80,640, ओके। 80,640 रुपीज़ का मेरे पास क्रेडिटर होता है ऑन एन एवरेज, ओके। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ होंगे ना, क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंस, ओवरहेड एंड एक्सपेंस का पेमेंट जो है आपका आउटस्टैंडिंग होता है, राइट। 15 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग होता है। मैंने बोला आउटस्टैंडिंग ओवरहेड एंड एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरहेड एंड एक्सपेंस अपना आउटस्टैंडिंग होता है तो कितने दिनों के लिए, 15 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग होता है ना। मैंने बोला अपना एक्सपेंस कितना हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट है 30 रुपीज़, ठीक है। और ओवरहेड निकालना है, तो ओवरहेड निकालना है तो ये बोल रहा है देखो 4,32,000 को फिक्स्ड ओवरहेड था मेरा, 4,32,000 फिक्स ओवरहेड था, इसको मैंने अब्जॉर्ब करवा दिया 4,800 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना आ गया 90 रुपीज़। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 90 रुपीज़ है, ठीक है। और मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 30 रुपीज़ पर यूनिट। ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4,800 यूनिट से, तो मेरा पूरे साल भर का ओवरहेड हो गया एंड एक्सपेंस आ गया, राइट। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 300 डेज से, ठीक है। तो मेरा पर डे का आउटस्टैंडिंग, पर डे का ओवरहेड एंड एक्सपेंस आ गया। इसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 डेज से तो 15 डेज का ऑन एन एवरेज मेरा कॉस्ट पता चल जाएगा, 15 डेज का आउटस्टैंडिंग ओवरहेड एंड एक्सपेंस पता चल जाएगा, राइट। तो 120 इंटू 4,800 डिवाइड बाई 300 इंटू 15 इट कम्स टू 28,800 रुपीज़, राइट। तो इसके अलावा मेरे करंट लाइबिलिटी में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल,
ओके, नेट वर्किंग कैपिटल मेरा कितना आएगा, इससे मैं अगर ये दोनों को लेस कर दूँ 80,640 प्लस 28,800 माइनस 4,53,120, तो ये आ गया मेरा 3,43,600 रुपीज़ 680 रुपीज़। दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि आपको कैश भी चाहिए, ऐड करो, कैश चाहिए, और कैश कितना चाहिए पता है, 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। जो नेट वर्किंग कैपिटल निकला ना, उसका 12% आपको कैश इन हैंड चाहिए। तो मैं बोलता हूँ अगर इसको 12% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल गया, मुझे कैश इन हैंड चाहिए 41,242 का। ठीक है, और अगर टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड अगर मैं निकालूँ तो आ जाता है डिवाइड बाई 12 इंटू 112 इक्वल टू 3,84,922, राइट। दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल आई रिक्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता चल गया कि मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना था, उसमें से मैंने अपना करंट लायबिलिटी को लेस कर दिया, राइट। तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल आ गया 3,43,680 रुपीज़। इसके साथ में मुझे बोला गया था कि आपको कैश भी चाहिए, और वो कैश कितना होगा, 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो इस पर मैंने 12% अप्लाई किया, जो कि ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मुझे पता चला कि टोटल वर्किंग कैपिटल दैट आई रिक्वायर, ओके, दैट इज 3,84,922 रुपीज़, राइट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल आई रिक्वायर, राइट। तो इसके साथ में ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगा डू कमेंट डाउन, ठीक है, और लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो को जरूर पहुंचाना। एंड वन मोर थिंग, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये हमारे मैथ के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो मेरा ये आप लोगों के लिए एडवाइस होगा कि मैं जब करवाते रहता हूँ, आप सिंपली एक बार वीडियो को देख लिया करो, समझ लिया करो, कंसेप्ट पे फोकस कर लिया करो, एंड देन वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि जो क्वेश्चंस लेता हूँ मैं अपने मैथ से लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ से होते हैं, तो मैथ से आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर नहीं कर पाते हो देन कम बैक टू माई वीडियोज़, देखो, समझो फिर से, राइट। बट इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है। इट्स एन एडवाइस। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच, सी यू।